अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, 1 मई को मैंने ये खबर आपके साथ शेयर की थी कि जनरल लोधी और उनके जो दोस्त हैं इस वक्त भरपूर तरीके से एक्टिव हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरह इमरान खान और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हों और मुल्क को इस बुरहानी कैफियत से जो है वो किसी तरह निकाला जाए। उस वक्त सवाल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि दोनों तरफ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ और फिर दूसरी तरफ इमरान खान जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, क्या इनसे राब्ते हुए और जो पाकिस्तान के खैर खाहों का ये जो ग्रुप है वो प्रपोजल्स किस तरह से दूसरे तरफ और खान साहब का पैगाम जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचाएगा और फिर क्या इनके पास ये मैंडेट मौजूद है कि ये इस किस्म का कोई जो है वो ब्रेक थ्रू जो है वो करने में कामयाब हो जाए। सवाल ये था कि क्या आर्मी चीफ इस सारे मामले में ऑन बोर्ड हैं, तो इसकी तस्दीक मेरे सोर्सेज ने, ये खबर छपी नहीं थी उस वक्त, जनरल लोधी साहब ने मेरे सोर्सेज के मुताबिक बड़े मोहतात अंदाज में की और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ऑन बोर्ड हैं। जनरल लोधी के अल्फाज जो उन्होंने कहे कि मेरी बातें आर्मी चीफ तक पहुंच जाती हैं और मुझे इनसे बिलवास्ता जवाब भी मिल जाता है। तो ये एक बड़ी तस्दीक हुई और फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान के एक अंग्रेज़ी अखबार ने जनरल लोधी को कोट करके ये बताया कि किस तरह उनकी जो बातें हैं वो मिलिट्री जो क़यादत है उन तक पहुंची। जनरल रिटायर्ड लोधी रिकन्सिलिएशन प्रपोजल हैज़ रीच्ड मिलिट्री अथॉरिटीज़। अब वो अथॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली किसी की ड्यूटी लगाई गई होगी कि ये जो जनरल लोधी साहब इस वक्त काम कर रहे हैं डील और मुज़ाकरात की बात की, तो ये कहाँ तक पहुंची और ब्रेक थ्रू किस लेवल पर हो सकता है या नहीं हो सकता और इस वक्त एजेंडे पर क्या है। फिर इन्होंने जो एक प्रपोजल पेश किया था 9 मई के हवाले से, उसका जिक्र भी, तो ये हो नहीं सकता कि ये तमाम बातें जो हैं पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत तक ना पहुँचे। व्यूअर्स, ब्रेक थ्रू होगा या नहीं होगा इसका जवाब जो है वो खान साहब ने खुद दे दिया जब उनसे कुछ सहाफ़ी मिलने के लिए गए और उनसे ये तमाम सवालात हुए। तो उन्होंने कहा कि जनाब, जो बातचीत होती है वो हमेशा मुखालफिन से होती है, दोस्तों से नहीं होती। और पाकिस्तान में जो उनके सबसे बड़े मुखालिफ हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सियासी जमातें, इन्हीं से बात होगी ना। लेकिन सियासी जमातों के हवाले से इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया कि बात 3 जमातों से आपने नहीं करनी, बाकी सब जमातों से आप करें, क्योंकि ये निज़ाम के असल बेनिफिशरीज़ हैं और बेनिफिशरीज़ जो वारदात डालकर मुज़ाकरात की टेबल पर आपको लाना चाहते हैं, तो हम इनसे भाई किसी तरह के मुज़ाकरात जो है वो नहीं करेंगे। दूसरी तरफ व्यूअर्स, खान साहब के इस बयान को ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर बाहर आए, उन्होंने भी आकर यही बातें कही और डील और मुज़ाकरात पाकिस्तान के अलावा किसी मुद्दे पर नहीं होंगे और जब भी बात होगी पाकिस्तान को लेकर होगी। ये एक लाउड एंड क्लियर जो है पैगाम है। फिर अलीमा खान के हवाले से भी मैं आपको खबर दे दूं, जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी कि ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ऑब्वियसली एक ग्रुप जो है इस वक्त एक्टिव है जिन्हें पाकिस्तान के खैर खाहों का नाम दिया गया। खैर खा तो खैर पूरे पाकिस्तान की अवामी है, आप इनसे भी पूछ लें कि वो क्या चाहते हैं। और खैर खा जो ग्रुप है उन्होंने एक प्रपोज़ल तैयार किया और उस प्रपोज़ल के मुताबिक 9 मई से आप पीछे हटेंगे, सियासत से दूर हो जाएंगे, 2 साल तक आप कोई बात नहीं करेंगे, एहतजाज करना होगा तो सिर्फ काली पट्टियां बांधकर आप एहतजाज करेंगे। और फिर खान साहब की तरफ से भी एक प्रपोज़ल, और उन्होंने प्रपोज़ल खुद तैयार क्या करना था, एक ड्राफ्ट तैयार होने से पहले ही खान साहब ने खुद कह दिया कि पाकिस्तान की आवाम से सिर्फ बात होगी और उनके लिए बात होगी। अगर आप ये समझते हैं कि मैं डील करके अपनी रिहाई को जो है वो यकीनी बनाऊंगा और आपसे भीख मांगूंगा, तो ये आपने भूल जाना है, क्योंकि मैं किसी तरह भी इस भीख को आपसे कभी नहीं मांगूंगा, क्योंकि डील वो लोग करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, अगर आप सच्चे हैं तो साबित कर दें, मैं तो हूँ ही सच्चा। लिहाजा सच्चा आदमी कभी भी किसी से डील नहीं करता, कमज़ोर आदमी सिर्फ डील करते हैं। और उन्होंने यकीनन उनका इशारा जो था वो नवाज शरीफ साहब की तरफ था। फिर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त डील की और सबसे बड़े बेनिफिशरी आसिफ अली जरदारी के अलावा अगर इस निज़ाम में कोई निकले हैं, नवाज शरीफ के साथ साथ उनके भाई, जिन्हें 2 बार इस कुर्सी पर बैठने का जो उनका ख्वाब था वो पूरा हुआ। नवाज शरीफ साहब के होते हुए तो ख्वाब पूरा नहीं हो सकता था। पहली दफ़ा वो चले गए, दूसरी दफ़ा जब वो वापस आए तो उस वक्त तक वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को शीशे में उतार चुके थे।
जी हजूरी का ज़बरदस्त किस्म का सबक जो है उन्हें याद था, और बैठना कैसे है, खड़े कैसे होना है, लेटना कैसे है, यकीनन ये तमाम चीज़ें जो है वो बखूबी जान चुके थे। तो व्यूअर्स, खान साहब और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली एक बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन है, और मुज़ाकरात आगे उस वक्त तक नहीं बढ़ेंगे जब तक खान साहब की बातों को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं मानती, और फिर इस्टेब्लिशमेंट की बातें खान साहब नहीं मानते, और दोनों तरफ से इस किस्म की कोई उम्मीद हमें तो नज़र नहीं आ रही। क्योंकि 9 मई का बयानिया अगर सच्चा है तो आप अदालतों में इसे साबित करें, और अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस अगर सच्चे हैं तो इन्हें भी आपको अदालतों में साबित करना पड़ेगा। चूँकि एक झूठे इल्ज़ाम को आप सच बनाने के लिए डील की ऑफ़र तो कर सकते हैं, लेकिन अदालतों के अंदर इसे साबित करने के लिए आपको सबूत देना पड़ेंगे जो आपके पास मौजूद नहीं है। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि चीफ जस्टिस को 3 साल की तौसी और फिर जजों की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास होता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 5 जजेस हैं जी, वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस, 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट्स के सीनियर जजेस, वफाकी वजीर कानून, सूबाई वज़राए कानून, बार कौंसल्स के नुमाइंदे और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इसमें शरीक होते हैं। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब का बयान इंतहाई अहम है, और मुल्क के अंदर काजी साहब को एक्सटेंशन देने की एक वारदात, खुफिया वारदात की जो है वो तैयारी की जा रही है। हुकूमत आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है, ये आपके मुल्क का वज़ीर कानून कहता है। और फिर वो ये भी कहता है कि इम्कान है कि आइनी तरमीम से जुडिशल कमीशन की साख तब्दील हो जाएगी, इसलिए इजलास मुलतवी किया जाए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी यही कहा कि इसलिए इजलास जो है वो मुलतवी किया गया। आर्टिकल 175A या आर्टिकल जजेस की तैनाती के हवाले से है। जजेस की तैनाती का अमल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मर्जी से होगा, और सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए ये लोग होंगे, जिसके बारे में बाकायदा तौर पर ब्रीफ किया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, ये लोग फैसला करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जज किसका होना चाहिए। यानी वजीर कानून साहब अगर आ गए तो फिर जिस हुकूमत का वजीर कानून होगा उसकी ये कोशिश होगी कि जब भी ये मामला आए वो अपनी मर्जी के, अपने चैम्बर्स के लोगों को जो है वो जज बनाए। और फिर देखिएगा कि निज़ाम जो है ना, सियासतदानों को किस तरह जो है वो फ़ायदा पहुंचाता है। जरदारी साहब आजकल तो हुकूमत शहबाज साहब की और बाकी लोगों की जो हुकूमत है उसमें बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं, लेकिन व्यूअर्स ये वही आसिफ अली जरदारी हैं जिन्होंने कहा था कि जितनी इन्वेस्टमेंट नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की अदलिया में की है ना, अगर हम इसका सिर्फ 10% भी कर दें तो वही नताइज हमें भी मिलेंगे, यानी हमें भी रिलीफ मिलेगा जिस तरह हाउस ऑफ शरीफ को ये रिलीफ जो है वो मिलता है। फिर इसमें शामिल सदर सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो लगाएंगे। यानी ये तमाम जो प्रपोजल्स आ रही हैं एक ऐसा हाइब्रिड किस्म का निज़ाम ये लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जजों की तकर्री जो है वो पॉलिटिकल बुनियादों पर होगी। अगर वफाकी जो वज़ीर कानून है, फिर अटॉर्नी जनरल है, फिर आपकी बार्स हैं, फिर दीगर और बाकी लोग जिसमें शामिल होते हैं जिनकी रिकमेंडेशन का हवाला दिया गया, तो ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगी ना, और सियासी जमातें जो हैं वो कोशिश करेंगी कि उन लोगों को ही जज लगाया जाए जो उनकी मर्जी के हों, जो उनके चैम्बर के हों। और फिर इसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर है ना वो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज, उनकी रिपोर्ट्स जिसे आप रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उन रिपोर्ट्स के ऊपर क्यों रिलाई करें। किसी जज के बारे में कोई खुफिया एजेंसी जो है वो रिपोर्ट देती है, हमें इस तरीक़ाकार को अपनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे जो अहम नुक्ता है ना व्यूअर्स, कि किसी भी जज को अगर आपने इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठाना है तो ओपन एक इम्तिहान होना चाहिए, उसकी स्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए और फिर उसकी काबिलियत को परखने के बाद इन सीट्स को जो है वो पुर किया जाए। हमने माजी में पॉलिटिकल कमेटीज़ बनते हुए देखी, फिर इसके साथ साथ पार्लिमानी कमेटी के पास ये इख्तियार है। यानी ये तमाम इख्तियारात जब आप कुछ लोगों के पास लेकर चले जाएंगे या फिर उनको ये इख्तियार दे दिया जाए तो फिर ये यकीनन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगी। इसका अगर आप कहें कि जेन्युइन अपॉइंटमेंट्स, इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। फिर जज खत ही लिखेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं ना वो किसी के स्याह करतूत हैं उनके ऊपर आपको
पर्दे डालते हुए नजर आएंगे और फिर यही कहेंगे कि जनाब मेरे दौरे इक़्तिदार में तो सब कुछ ठीक है, मेरे टर्नओवर में तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, मुझसे ये पहले होता रहा है। हुकूमत इसमें क्या तब्दीली लेकर आ रही है? आज़म नज़ीर तारड़ साहब एक टॉक शो में जी शरीक हुए और वहां पर उन्होंने ये बात कही है कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत है कि एक कमेटी कायम करके जजेस की तैनाती पर आईनी तरमीम की जाए। ये बात सुनने में आ रही है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल कर दिया जाए, यानी करन वाले तुसी हो और वारदात जो डाली जा रही है इसमें आप शामिल हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि बात सुनने में आ रही है। बात कहां से सुनने में आ रही है? आप लोग कर रहे हैं तो बाहर बात हो रही है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 68 साल कर दी जाए। आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक ये टास्क मुझे अभी तक नहीं सौंपा गया, मगर अभी इसे यकसर मुस्तरद नहीं करूंगा। यानी इन मेकिंग जो है ये बात यकीनन है और किसी भी वक्त इसके ऊपर जो है वो अमल किया जा सकता है। प्रोजेक्ट तौसी जो है ये काजी फैज़ ईसा साहब का प्रोजेक्ट है, यानी उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। और हुकूमत असल में चीफ जस्टिस की अगर मुलाजमत में तौसी का इरादा रखती है तो वो ये सोच रही है कि इस खास आर्टिकल में कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ कर दी जाएँ, जजेस की तैनाती के हवाले से भी कुछ तरमीम कर दी जाएँ और जिससे तौसी प्रोजेक्ट को छुपाया जा सके या फिर तौसी प्रोजेक्ट पर कोई चादर जो है वो चढ़ाई जा सके। तो अब यहाँ पे चादरें चढ़ेंगी काजी साहब के मज़ार के ऊपर जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बना दिया। मैंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन हमें ये सुप्रीम कोर्ट जहाँ से लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ये अदालत जो है ये सफ़ेद बिल्डिंग किसी ने अपनी जागीर और अपना महल जो है वो समझ लिया है। लेकिन फिर सवाल ये है कि रिटायरमेंट की जो उम्र है उसे 68 बरस करने के पीछे हुकूमत की क्या लॉजिक थी? क्या इससे जुडिशरी में इस्लाहात हो जाएंगी? क्या इससे सुप्रीम कोर्ट में 57,000 के करीब गालबन केसेस हैं, क्या वो एकदम से ख़त्म हो जाएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती या फिर चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार हुकूमत के पास जाता है और 5 में से एक जज को चीफ जस्टिस बनाया जाता है, तो क्या ये दूसरों के साथ ज्यादती नहीं होगी? जिस जज की लॉबिंग या फिर हुकूमत के साथ सेटिंग होगी, यानी उनके साथ उसकी लाइन मिल जाएगी जिस तरह काजी फैज़ ईसा साहब की मिली हुई है, तो यकीनन वही चीफ जस्टिस बनेगा। इससे अदलिया में एक बुरहानी कैफियत मुझे तो नज़र आ रही है। हम पाकिस्तान की अदालतों की जो तैनातियाँ थी इसकी मिसाल दिया करते थे कि सबको पता होता था कि आने वाले दिनों में जो है वो कौन चीफ जस्टिस बनने जा रहा है। लेकिन इसके बाद जिसकी हुकूमत के साथ सेटिंग होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी, उनकी कोशिश होगी कि उनकी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगे। अगर उनकी हुकूमत में ये तैनाती जो है उसका टाइम आता है। इसी तरह पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर भी जो टॉप 4 जनरल्स होते हैं उनमें से किसी एक को आर्मी चीफ बना दिया जाता है, बाकी सारे घर जाते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं अगर उनकी सीनियरिटी हो। और यही एक प्रेसिडेंट हमने देखा। तो हम उस सब भी कहते थे कि आप तब्दीली कर दें आइन में और एक तरीक़ाकार वज़ा कर दिया जाए ताकि हमेशा के लिए बहस ख़त्म हो और लोग इस कुर्सी को पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल ना करें। लेकिन अब फैसले जिस अदालत ने करने हैं, जिस चीफ जस्टिस ने करने हैं, उसको आप पॉलिटिकली अपॉइंट करेंगे और फिर हाल बल्ले का ही होगा। आज आपने बल्ला छीन लिया, कल को कोई आएगा वो तीर भी छीन लेगा। और ये हमेशा से ये ऐसी जो पावरफुल आपकी जो सीट्स होती हैं उन्हें इसी तरह हमेशा जो है इस्तेमाल किया गया। फिर सवाल सबसे अहम ये भी है कि क्या चीफ जस्टिस तौसीर लेंगे या नहीं लेंगे? अगर उनकी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई गई तो क्या वो इसे कबूल करेंगे? और इस वक्त रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 65 बरस है, यानी मजीद 3 बरस के लिए आप उन्हें इस कुर्सी पर बिठाने की तैयारी कर रहे हैं।